हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप समझ गए होंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो संधि लेकर आई हूं, जैसा कि आपने कहा था ना लाइव सेशन में कि मैडम संधि 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 बड़ी ऐसी अटपटी लगती हैं, खतरनाक सी लगती हैं। अब आ जाओ, पूरे फोकस्ड के साथ यहां पर आ जाओ और संधि को समझो। एक और बात सुनो, जैसे आपने कभी सुना होगा कि भाई दो देशों के बीच में संधि स्थापित हो गई, मतलब दोनों देशों ने हाथ मिला लिया, है ना। कभी उनकी दुश्मनी रहा करती थी, लेकिन अब संधि हो गई है, मतलब सब कुछ सही हो गया है। तो ऐसा ही कुछ तो ये संधि है। पता है ये किनको जोड़ती है? ये दो वर्णों को जोड़ती है। समास किसको जोड़ते थे? समास जोड़ते हैं दो शब्दों को। संधि किसको जोड़ती है? संधि जोड़ती है दो वर्णों को। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर मतलब अंग्रेजी में लेटर। समझ में आया? तो दो वर्णों के मेल के कारण होने वाले विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है बेटा? विकार मतलब होता है परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है। तो दो वर्णों के मेल के कारण होने वाले विकार या बदलाव को संधि कहा जाता है। इतना पहले अच्छे से बिठा लो, अच्छे से बिठाओ कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल, मतलब दो वर्णों के मिलने से जो विकार या जो बदलाव आएगा वही संधि है। संधि कौन सी भाषा का शब्द है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लैटिन भाषा का, जिसका सामान्य अर्थ संभालना या मिलना होता है। संधि का वास्तविक अर्थ मेल या योग होता है। मेल या योग, योग मतलब जुड़ना, जिसका निर्माण दो शब्दों से मिलकर होता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो दो शब्दों का मिलन होता है। उच्चारण की सुविधा है तो पहले शब्द के अंत में दूसरे शब्द के प्रारंभ अक्षर वापस में मिल जाते हैं यहाँ, जिनके कारण यदि आप कहेंगे यहाँ शब्द आ गए, ये भी वर्ण ही है, ठीक है। तो एक प्रकार का विकार जिनमें संधि कहा जाता है। हिंदी भाषा में संधि के माध्यम से एक नए शब्द की रचना होती है, निरर्थक अक्षरों को सार्थक शब्द बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। समझ में आया? तो शब्द के अंत एवं दूसरे शब्द के प्रारंभ, मतलब एक होता है, जैसे मान लो हम कहें नर, ठीक है, हम कहें नर प्लस ईश, ठीक है। अब नर र, ये भी आ है, आ का स्वर है, आ स्वर है क्या? नर ई, तो अब ये हो जाएगा नर नरेश, नर धन ईश नरेश। तो ये वाला मिला और ये वाला मिला, तो वो अ और ई ए हो गए। अभी हम नियम पढ़ेंगे, ठीक है। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन से? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग। विसर्ग मतलब ये वाला जो विसर्ग होता है ना, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। क्या होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप स्वर संधि को समझो। सबसे पहले स्वर, ठीक है, स्वर संधि अच्छे से समझना। जब किसी वर्ण में स्वर के बाद स्वर जुड़ा हो, मतलब जब दो स्वरों का मेल हो रहा हो, क्योंकि वर्णों का मेल है ना। अब स्वर संधि में जैसे कोई भी, अभी हमने क्या देखा था, इसका एंड वाला और इसका पहला वाला मिलकर एक नया बनाते हैं। तो यहां भी स्वर होगा, यहां भी स्वर होगा, तब वो बन जाएगी स्वर संधि, ठीक है। दोनों स्वर स्वर होंगे तो स्वर संधि। तो जब किसी वर्ण में स्वर के बाद स्वर जुड़ जाए और उन दोनों स्वरों के मेल से एक परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि से कहते हैं। जैसे रजनी, ई और ई और ई स्वर है ना, अ ई ये स्वर है, तो रजनीश मतलब ये स्वर संधि है। फिर विद्या, आ ये भी स्वर है। विद्यालय, स्वर स्वर मिले दोनों, क्योंकि इतना ध्यान रखो, ये पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का पहला, उनको ही देखते हैं कि ये स्वर है या व्यंजन। अब जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं बेटा? 5। कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले रहेगा दीर्घ। दीर्घ मतलब होती है बड़ा, दीर्घ संधि। फिर दूसरा है वृद्धि। कौन सा है? वृद्धि, वृद्धि संधि। सबके आगे आपको संधि जोड़ना ही जोड़ना है। तीसरा क्या है? गुण, गुण संधि।
ठीक है। चौथा आया अयादि संधि, अयादि संधि। और नेक्स्ट है यण संधि, यण संधि, यही है यण संधि। हाँ, अयादि संधि और यण संधि। अब देखो ये किसके भेद हैं? ये बेटा स्वर संधि के भेद हैं। पहली संधि, सबसे पहली संधि है स्वर संधि, और स्वर संधि के भेद 5 हैं। दीर्घ वृद्धि, दीर्घ वृद्धि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। पहले 2 याद करो, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि स्वर संधि का वह भेद है जिसके अंतर्गत 2 शब्दों की संधि करते समय यदि अ के साथ अ और आ ही आए, मतलब दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। जब मतलब दीर्घ संधि में कोई भी 2 शब्द है तो उसका अंत वाला भी आ ही हो, इधर का शुरुआत वाला भी आ ही हो, तब वो दीर्घ होगी। जैसे मत, अ मतानुसार, स्व, अ स्वार्थी, वेद, अ वेदांत, भानु, उबी, उ भानुदय, लघुतर, सूक्ति। ठीक है, मतलब इसके कारण इसका उच्चारण अ होता है। इसी प्रकार जब उ के साथ उ होता है, उ बन जाता है, ई के साथ ई होता है, ई बन जाता है, तो उसको दीर्घ संधि के नाम से जाना जाता है। वृद्धि संधि देखो, जब अ और आ, ए और ए के साथ मिले, मतलब जो पहले शब्द का अंतिम है वो आ होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक है वो ए होना चाहिए। जैसे ये आ है और ये ए है, ठीक है, आ और ए, जैसे अ ए, ठीक है। अब देखो यार, तो क्या हुआ? हाँ, और साथ ही साथ ओ और औ के साथ मेल होने पर औ का उच्चारण होता है, तो इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे सदा एव, सदैव। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं आ गई, 2 मात्राएं आती है। जहां कहीं भी आपको ये 2 औ की मात्रा मिले ना, तुरंत समझ जाना ये वृद्धि संधि। एक और ट्रिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये देखो औषधि, औषधि में भी 2 ही लगेंगी, ठीक है। तो जहां कहीं आपको औ की मात्रा दिख जाए, आप तुरंत समझना कि ये वृद्धि संधि है। गुण संधि, अब गुण संधि जैसे यदि अ और आ के बाद ई या ई आए, आ और आ के बाद यदि ई आए, अभी क्या आ रहा था? आ और ई के बाद देखो, अभी आ और ई के बाद ए आ रहा था ना, किसमें? वृद्धि में। लेकिन अब हम चल रहे हैं गुण संधि की, तो आ और ई, आ के बाद आ रहा है ई या ई, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है। यदि आ के बाद ऋषि, जैसे अधर्मण, ठीक है, तो ये अर हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक है। देव ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, महर्षि, तो हो जाता है, इसलिए इनको गुण संधि कहा जाता है। अयादि संधि और भी आसान। अब इसमें संधि का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत ए और औ के साथ कोई अन्य स्वर निहित हो। इस संधि में ए का अय हो जाता है, आई का आय हो जाता है, ओ का अव, तो ये बनता है। जैसे ने, अन, नयन, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं, इनको जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, तो इनको याद रखो। अंतिम है यण संधि। गुण संधि का अंतिम है यण संधि, जिसमें ई और ई के पहले कोई विजातीय असमान स्वर होने पर ई और ई का या हो जाता है। जैसे ई आ गया, ई आ, ऊ आ, ठीक है, ऊ आ, ये सब आ गया तो यण संधि बन जाती है, ये या ही हो जाता है। अब चलते हैं दूसरी संधि की तरफ, जो है व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन के स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर विकार, मतलब जब व्यंजन और व्यंजन मिल रहा है, अभी स्वर और स्वर मिले थे स्वर संधि में, अब मिल रहे हैं व्यंजन और व्यंजन। व्यंजन के स्वर या व्यंजन के साथ, मतलब व्यंजन के या तो स्वर या व्यंजन के साथ उत्पन्न होते उसे व्यंजी संधि कहते हैं। किसी वर्ग के पहले तीसरे या चौथे वर्ण, तो इस अवस्था में क, ग, च, ज, ये सब परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे क, ई, गी, ठीक है। तो अब आया वागीश, 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 ठीक है। गज, दिग्गज, दिग्गज, दिक धन गज। ये देखो, आप इधर से मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक। यहां से अपन इसको हटाते हैं। अब जो ये है
वाक धन ईश, वागीश, ये देखो यहां से ये, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, सित धन, सित धी, सित धी, तद्धिति, ये देखो आप, ये जो है इनको आप ध्यान से देखना। यदि किसी विसर्ग संधि के साथ अंतिम संधि, जहां पर ये लगा रहता है विसर्ग संधि, ये संधि स्वर के साथ कोई परिवर्तन हो तो विसर्ग संधि से जाना जाता है। यदि किसी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, जैसे ये है विसर्ग। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कर्तवाच्य मतलब कर्ता की प्रमुखता, कर्ता की प्रमुखता, ठीक है। कर्म में कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता कहो या प्रमुखता, बात एक ही है। और भाव में भाव की, भाव की प्रधानता, समझ में आया। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव, मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो कर्ता है क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे ही वाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन अनुसार होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और इनका लिंग वचन के अनुसार उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिनमें भाव की प्रधानता हो तो वो भाववाच्य होते हैं, जैसे कर्मवाच्य। कैसे आएंगे? छात्रों के द्वारा, छात्रों के द्वारा कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में दोनों होती हैं, सकर्मक भी अकर्मक भी, सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं, ठीक है। अब इसमें द्वारा लगता है कर्म में, इतना ध्यान रखना, कर्म में द्वारा लगता है, जबकि इसमें सिंपल वाक्य, इसको सिंपल या साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य की तरह रहता है, वाक्य की तरह, ठीक है, समझ में आया। छात्रों ने पाठ याद किया, अनीता द्वारा सब्जियां खरीदी गई, अनीता ने सब्जियां खरीदी। कर्तृवाच्य कविताएं सुनाता है, कवि द्वारा, या आपको बदलने को आ जाएंगे। हंसता है, से हंसा जाता है, भाववाच्य में हमेशा पुल्लिंग रहती है, इसमें क्रिया पुल्लिंग रहती है, पुल्लिंग, ठीक है। भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग होती है हमेशा, इतना ध्यान रखना। उठा नहीं जाता, आप देखो ये क्रिया, ये क्रिया हमेशा भाववाच्य में पुल्लिंग होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है। राम आए तो उठ नहीं सकता, लेकिन वहां हमेशा सबके लिए एक सा ही होता है। तो ये रहा। अब हम चलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों की तरफ। मुहावरे मतलब वाक्यांश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा था हमने, शब्दांश, शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा, वैसे ही मुहावरे वाक्य का अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं, ठीक है। लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोकोक्तियां अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं। मुहावरों को किसी वाक्य के साथ जोड़कर ही उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है, जबकि लोकोक्तियों का अपना खुद का अर्थ होता है, ठीक है। चलो, जब कोई वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्य का अंश, भाग या टुकड़ा, ठीक है, अभिव्यक्ति किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वह मुहावरा कहलाता है। जैसे 9 2 11 होना, अक्सर बड़ा ना लगा रहता है मुहावरे में, इतना भी ध्यान दो। अब भाग जाना अर्थ को घोषित कर रहा है, ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना, ठीक है। मुहावरा है, देखो आप, ये देखो, ना 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 ना, ये होता ही है, ना इसमें होता है, किसमें? मुहावरे में, ठीक है। इनके अर्थ होते हैं, फिर इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति को सुनिए। लोकोक्ति होती है कहावत। क्या होती है? कहावतें, ठीक है। ये अपने आप में पूर्ण होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मिल से लोक उक्ति, लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन को ही लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है, मतलब जो हो चुका है घटित, उस घटना से उसका संबंध है। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। जैसे अंधा क्या चाहे 2 आंखें, बेचारे को क्या ही, मतलब उसकी क्या जरूरत। अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना,
अब आप ये मत सोचना कि ये तो ना लगा है तो ये मुहावरा होगा। मतलब बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति, ठीक है। अंधों में काना राजा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। तो लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देख लो तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। मुहावरा क्या होता है बेटा? वाक्यांश, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरा लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। मुहावरे में जब हम वाक्य का प्रयोग करेंगे तो उसके लिंग या वचन में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना, क्रिया को बताने वाले शब्द लगे रहते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं है। मुहावरा भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियां समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती है, मतलब जो हो चुका है उसको बताती हैं। क्लियर? बस यही थे मुहावरे और लोकोक्तियां, समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।